Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the concept of general theories of factor pricing. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम फैक्टर्स के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं तो इनके प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए या इनके रेम्युनरेशन को डिटरमाइन करने के लिए हमें किन किन पर्टिकुलर थ्योरीज को फॉलो करना होता है। जो थ्योरीज हैं वो डिफाइन करती हैं कि किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रेम्युनरेशन को या उनके प्राइजेस को कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए अगर हम जनरल थ्योरीज की बात करें फैक्टर प्राइसिंग के रेफरेंस में तो दो पॉपुलर थ्योरीज अवेलेबल हैं। पहली थ्योरी है इसके अंदर दैट इज नोन एज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड सेकंड थ्योरी इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज के लेक्चर में पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। क्या करती है थ्योरी? दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ द सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इवेल्युएटेड एंड अकॉर्डिंगली देयर प्राइजेस और रेम्युनरेशंस आर डिसाइडेड। यानी कि इस थ्योरी के हेल्प से हमें ये पता चलता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज को किस तरह से इवेल्युएट किया जा सकता है और उस इवेल्युएशन के बेसिस पर फैक्टर्स के प्राइस या फिर उनके रेम्युनरेशन को डिसाइड किया जा सकता है। तो क्या कहती है थ्योरी? अगर मैं इस थ्योरी की बात करूं तो देयर इज अ प्रॉपर वर्डिंग अबाउट दिस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the entrepreneur buys the services of the various factors of production. Since he works for profit, he can only pay a price for a factor which he finds just worthwhile. Obviously, he cannot afford to pay more than its marginal productivity. Since there is open competition, nobody will accept less than marginal productivity. That is how marginal productivity determines the remuneration or the price of the factor of production. यानी कि इस थ्योरी का कहना है कि जो एंटरप्रेन्योर है क्योंकि उसको प्रोडक्शन को फॉलो करना है तो प्रोडक्शन को फॉलो करने के लिए इसे डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज को बाई करना पड़ता है क्योंकि बिना इनके सर्विसेज के वो प्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकता। अब पॉइंट ये है कि वो क्यों वर्क कर रहा है? क्योंकि वो प्रॉफिट को अर्न करना चाह रहा है। तो अगर प्रॉफिट को अर्न करना चाह रहा है तो वो केवल और केवल उतना ही प्राइस पे करेगा किसी भी फैक्टर के लिए जो उसके लिए वर्थवाइल होगा, जिसे वो ठीक समझता है, प्रॉपर समझता है, उस पर्टिकुलर प्राइस को पे करना चाहेगा। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए वो क्या करेगा? वो केवल और केवल किसी भी फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसे पे करना चाहेगा। यानी कि अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसकी कम है और पेमेंट ज़्यादा है तो उस केस में वो उसको वो पेमेंट पे नहीं करना चाहेगा। वो उसे उतना अमाउंट पे करना चाहेगा जो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर है या उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कम है, उतना ही प्राइस पे करना चाहेगा। अब एक बात तो ये आ गई और दूसरी बात है कि ओपन कंपटीशन है तो ओपन कंपटीशन में कोई भी फैक्टर अपनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कम प्राइस एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ये बात भी सही है। जो एंटरप्रेन्योर है वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कम पेमेंट दे नहीं सकता और कम पेमेंट देना चाहेगा, लेकिन जो फैक्टर है वो अपनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कम प्राइस एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा। इसका मतलब जो फैक्टर प्राइस हैं वो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पर डिसाइड हो जाते हैं। यानी जितनी किसी फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है उसके इक्वल फैक्टर प्राइस को प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या करती है? किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर के प्राइस या उसके रेम्युनरेशन को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर लेती है। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी? तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स द एडिशन मेड टू टोटल प्रोडक्शन बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मार्जिनल यूनिट, दैट इज द यूनिट विच द एम्प्लॉयर थिंक्स जस्ट वर्थ वाइल एम्प्लॉइंग। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है
जब आपने एक सिंगल फैक्टर को इंक्रीज किया, ऐड किया, तो उसकी वजह से टोटल प्रोडक्शन में कितना एडिशन हुआ, वो उसकी क्या कहलाती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहलाती है। जैसे मान लीजिए 5 लेबर वर्कआउट कर रहे थे, 100 यूनिट्स का आउटपुट था, एक लेबर और बढ़ा दी गई, 5 से बढ़कर हो गई 6 लेबर, और जो टोटल आउटपुट है वो 100 से बढ़कर हो गया 120। तो जो 6th लेबर ऐड की गई उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 20 यूनिट से बराबर हो गई, जो उसका अपना कंट्रीब्यूशन है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जब एक सिंगल मार्जिनल यूनिट या फिर फैक्टर यूनिट को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है तो उसकी वजह से टोटल प्रोडक्शन में जो एडिशन होता है, जो वैल्यू ऐड होती है, उसको हम उस पर्टिकुलर फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? अब हमें यह पता करना है कि वेज रेट को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर वेज रेट प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ लेबरर को एक एंटरप्रेन्योर जॉब पर रखना चाहेगा। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अ फर्म विल एम्प्लॉय दैट नंबर ऑफ अ फैक्टर एट विच इट्स प्राइस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। यानी कि कोई भी फर्म उतने नंबर ऑफ फैक्टर को एम्प्लॉयमेंट देना चाहेगी जहां तक जो उसका प्राइस है वो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की वैल्यू के बराबर है। यानी कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरी ये बताती है कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट को कितने फैक्टर्स की डिमांड करनी चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसको हम एक प्रॉपर टेबल के मीडियम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ मैंने एक टेबल को रिप्रेजेंट किया है, जस्ट लुक एट दिस टेबल। सो यू आर लुकिंग हियर वन ऑफ द टेबल जो इस पर्टिकुलर थ्योरी को प्रॉपरली एक्सप्लेन करती है। यहाँ मैंने 5 हेड्स लिए हैं। द वन इज फॉर द लेबरर, second one is the MPP, that is the marginal physical productivity. Next one is the price of product. Next one is MRP, marginal revenue productivity. इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग MPP इंटू MR, यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को मार्जिनल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करके हम MRP को कैलकुलेट करते हैं। और फिर हम यहाँ पे एक वेज रेट हमने डिसाइड कर रखा है। मान लीजिए जो लेबरर है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो 55 रुपीज़ पर लेबरर के हिसाब से पेमेंट कर रहा है। ठीक है, ये एक वेज रेट है जिसको वो ये समझता है कि इतना वेज रेट लेबर को प्रोवाइड करना दैट इज ओके। अब यहाँ बात करते हैं कि उसको कितने नंबर ऑफ लेबरर को अपॉइंट करना चाहिए। फर्स्ट लेबर को ने अपॉइंट किया, इसकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी है 20 और प्रोडक्ट का प्राइस है 5 रुपीज़ पर यूनिट। तो इस हिसाब से जो उसका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी हो गई दैट इज इक्वल टू 100 रुपीज़, यानी कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 100 रुपये का, और उसे पे कितना किया जा रहा है 55 रुपीज़। इट इज़ ओके, प्रॉफिटेबल सिचुएशन है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसने सेकंड लेबर को अपॉइंट किया, सेकंड लेबर को जब एम्प्लॉयमेंट दिया तो MPP हो गई उसकी 17, और 17 इंटू 5 हो गया 85, यानी कि उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो गया 85 रुपीज़ का। वेज रेट 55 रुपीज़ है, इट इज़ ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसे उसे थर्ड लेबर को अपॉइंट किया, थर्ड लेबर की जो MPP है वो 14 है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 5 है, तो उसकी जो MRP है यानी कि जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो 70 रुपीज़ का हो गया। लेकिन वेज रेट अभी भी 55 पे किया जा रहा है, तो अभी भी ये MRP से कम है। अब क्या होगा, उन्होंने फोर्थ लेबर को अपॉइंट किया, फोर्थ लेबर के इसमें MPP रह गई 11, प्राइस प्रोडक्ट 5 ही है, तो इसकी MRP हो गई 55, यानी कि इसका कंट्रीब्यूशन होगा 55 रुपीज़ का, और वेज रेट अभी क्या है 55 रुपीज़, यानी कि अभी भी ये क्या करेगा लेबर को अपॉइंट कर लेगा। अब ये फिफ्थ लेबर को अपॉइंट करता है, इसकी MPP रह गई 8, प्रोडक्ट का प्राइस है 5, इसका कंट्रीब्यूशन है 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40, और वेज रेट है 55। यहाँ पर जो MRP है वो क्या हो गई वेज रेट से कम हो गई। अब क्योंकि MRP वेज रेट से कम हो गई तो यहाँ पर ये क्या करेगा 5 लेबर को अपॉइंट नहीं करेगा, केवल 4 लेबर को ही अपॉइंट करेगा, क्योंकि जब वो फोर्थ लेबर को अपॉइंट करता है तो उस केस में उसकी जो MRP है वो उसके वेज रेट के बराबर हो जाती है, यानी कि इसकी मार्जिनल
प्रोडक्टिविटी के बराबर हो जाती है। तो केवल वो क्या करेगा, 4 नंबर ऑफ लेबर को अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। ओके, इस थ्योरी को हम एक डायग्राम के हेल्प से और आसानी से समझ सकते हैं। हियर आई हैव टेकन लेबर ऑन एक्स एक्सिस एंड वेज रेट ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, हियर वी आर हैविंग द एमआरपी कर्व जो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। दिस एमआरपी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, जैसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जैसे जैसे आप वेज रेट को बढ़ाओगे, लेबर की जो क्वांटिटी है, जो इसकी डिमांड है, वो लगातार कम होती चली जाएगी, और अगर वेज रेट को कम करोगे तो उसकी डिमांड लगातार बढ़ती चली जाएगी। दैट इज द केस। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व जो है वो एक तरीके से लेबर की डिमांड के रेफरेंस में कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और ये डाउनवर्ड शेप में अवेलेबल है यहाँ पर। अब OW ये वेज रेट है जो एंटरप्रेन्योर पे कर रहा है अपने लेबरर को। इस OW लाइन को पैरेलल रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि ये वेज रेट क्या है, फिक्स है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, इसी वजह से इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो OW यानी कि जो वेज रेट है, अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये WW लाइन आपको दिखाई दे रही है। दिस WW लाइन इज इंटरसेक्टिंग द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व ऑफ द लेबर या ऑफ द फैक्टर एट द पॉइंट E। ये पॉइंट जो E है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमने एक एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है जो एक्स एक्सिस को M पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा है। तो जो OM है, दिस OM इज द quantity of the factor which the firm will employ। ठीक है, यानी कि जो फर्म है वो OM क्वांटिटी ऑफ फैक्टर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी एट द वेज लेवल OW। मान लीजिए कि अगर वो इससे ज़्यादा को जॉब पर रख लेती है, OM1 कर देती है, तो OM1 करते ही जो उसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो किस पर आएगा, E1 पर आएगा। और E1 पर आने के बाद जब हम वेज रेट की बात करेंगे तो वो पहले से कम क्या होगा, वेज रेट कम हो जाएगा, यानी कि जो लेबरर है, जो फर्म है, वो उसको कम वेज रेट प्रोवाइड करना चाहेगी क्योंकि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन जो कंपटीशन है वो ओपन कंपटीशन है, और उसकी वजह से जो फैक्टर है वो उस पर्टिकुलर प्राइस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस वेज रेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी वजह से जो फर्म है वो केवल और केवल OM नंबर ऑफ फैक्टर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डिसाइड द रेम्यूनरेशन एंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द फैक्टर्स एम्प्लॉयड बाय द फर्म in the market. Thank you.